नमस्कार, नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। किसी ने बहुत खूब कहा है कि रुपए उस पर खर्च करो जो रुपए से खरीदा जा सकता है और समय उस पर खर्च करो जो रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। तो समय बहुत मूल्यवान है और अपनों पर खर्च करें समय। साथ ही साथ नया सवेरा में तमाम बड़ी खबरों पर नजर होने वाली है। अगले 1 घंटे दिल्ली वाराणसी से जा रही इंडिगो की फ्लाइट पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबरें होंगी राजनीति से जुड़ी हुई भी। इसके साथ खेल, मनोरंजन और कारोबार जगत से भी जुड़ी खबरें होने वाली हैं। मेरे साथ अगले 1 घंटे में मेरे सहयोगी होंगे गौरव। सुप्रभात। शुक्रिया भावना, गुड मॉर्निंग आप सभी को। साफ तौर पर देखें, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 24 की चुनौती को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत खास होता जा रहा है। ऐसे में आज का दिन भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम रैलियां करने वाले हैं, जिसमें से आपको बता दें कि झारखंड में होगी और दूसरी होगी पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में तमाम जो सियासी समीकरण हैं वो वहां से बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर हम अगर बात करें तमाम विपक्षी दलों की, तो आज राहुल गांधी वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी में आज वो रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। साफ तौर पर यह भी कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि अब की बार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपनी रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर रहेगी उस पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि आज जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 48 डिग्री के जो पारा जो है वो 48 डिग्री के पार जा चुका है। तो ऐसे में क्या हिदायत आपको बरतनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे खुद को सुरक्षित रखें और कैसे अपने परिवार को संरक्षित रखें, इस पर भी खास फोकस रहेगा। और इसके अलावा जो तमाम खबरें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय खबरें हुई चाहे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हुई, उनसे भी हम आपको अगले 1 घंटे में रूबरू कराएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि अगले 1 घंटे में बहुत कुछ है आपके लिए खास। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में बम की सूचना से हड़कंप। जांच के लिए विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। एविएशन सिक्योरिटी और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बंगाल में करेंगे रैली और रोड शो। वहीं अमित शाह उड़ीसा तो जेपी नड्डा हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। आज वाराणसी में होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में ठोकेंगे ताल। तेजस्वी यादव भी बिहार में डटे। उनचास डिग्री से अधिक तापमान के साथ फिर सबसे गर्म रहा राजस्थान का फलौदी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और यूपी के शहरों में भी पारा 48 के पार। अगले 2 से 3 दिन गर्मी का रेड अलर्ट, भयंकर लू की चेतावनी। 30 तारीख से कुछ राहत मिलने के आसार। देश में भीषण गर्मी के हाहाकार के बीच राहत भरी खबर। केरल में 31 मई को दस्तक देगा मॉनसून। जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती आज। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान रेमल ने मचाई तबाही। अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत, लगभग 37 लाख लोग प्रभावित, 35,000 से ज्यादा घर ध्वस्त, 1,15,000 घर क्षतिग्रस्त। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। 14 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल पहले ही राउंड में बाहर। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सीधे सेटों में दी मात। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। विमान को जांच के लिए एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी के अनुसार विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर है। इमरजेंसी गेट से सभी को फ्लाइट से बाहर निकाला गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है। इस दौरान सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसियों के दिशा निर्देशों के अनुसार विमान को सुदूर खाड़ी में ले जाया गया।
तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिली, जिसके बाद बम निरोधक दल वहां पहुंचा, साथ ही साथ दूसरे सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया है। एक और सुदूर इलाके में विमान को ले जाया गया है और सभी यात्री आपको बता दें कि सुरक्षित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यात्रियों को विमान से बाहर निकाल दिया गया है और सभी यात्री जो हैं सुरक्षित है। दिल्ली से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, मुकेश शुक्ला, ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि जांच एजेंसी जरूर काम कर रही होगी, बम निरोधक दल वहां पहुंचा है, सुरक्षा कर्मी जो है वहां पहुंच चुके हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी क्या नई ताजा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अभी एकदम थॉरो चेकिंग की जा रही है। जो हमारी अथॉरिटी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अभी एज इफ नाउ हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इससे पर्दा उठाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन उन्होंने बोला जो भी अभी तक की स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके एग्जिट गेट से, इमरजेंसी एग्जिट गेट से आपने जैसे देखा तस्वीरों, उनको बाहर की तरफ निकाला जा रहा है क्योंकि एक कौतूहल की स्थिति हो गई थी। जैसे ही 5 बजे फ्लाइट को टेक ऑफ करना था, 6:25 का इसका अराइवल था, ऐसे में जब ये कॉल आई और इसमें लोग ऑलरेडी बोर्ड हो चुके थे, तो सबको निकालना, सबकी जान माल की रक्षा करना, क्रूज को भी इवैक्यूएट करना, तो ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अथॉरिटी ने तुरंत अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट किया क्योंकि अलर्ट पे रहती है एयरपोर्ट की अथॉरिटी। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भावना उसमें आप देखते हैं कि मल्टीपल लेयर सिक्योरिटीज में आपको अंदर जाना पड़ता है। सीआईएसएफ उसमें इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है, खुद अथॉरिटी की जो खुद की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे में इस पूरे प्लेन की जो है वो जांच की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है और बॉम्ब असेसमेंट जो टीम है जो ऐसे कॉल्स को लेती है और उसके बाद उनकी जांच करती है, उसमें सीनियर ऑफिसर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसकी एक रिपोर्ट बनती है और ऐसा पहले भी हमने देखा एयर इंडिया की एक फ्लाइट में जब वो लेवॉर्टरी में देखा गया तो एक पेपर पे बॉम्ब लिख करके रखा गया था। उसके बाद उस एयर इंडिया की फ्लाइट को भी ऐसे ही खाली कराया गया। ऐसा पिछले अगर आप देखें 10-15 दिनों से लगातार सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कभी स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, कभी हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक माहौल खराब करने की कोशिश है, लेकिन अथॉरिटी कह रही है अभी कोई सस्पिशियस आर्टिकल वहां मिला नहीं है। थोड़ी देर में इसके बारे में वो विस्तार से जानकारी देंगे। मुकेश, क्या और भी जानकारियां इसमें से निकलकर सामने आई हैं? क्या और भी इनपुट्स मिले हैं कि आखिर किसने यहाँ पर ये बम प्लान किया है? क्या अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली है या अभी तक कोई इस बारे में बड़ा इनपुट निकलकर सामने आया है? नहीं गौरव, अभी इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल करके आई है कि इसने इसकी जिम्मेदारी ली और क्या उसका सोर्स था जिसके थ्रू यहाँ पर थ्रेटनिंग मैसेज आया था। लेकिन मैंने जैसा कि कहा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। थोड़ी देर में इस पे दिल्ली पुलिस की टीम और सीआईएसएफ की टीम अपने अपडेट्स देगी और बताएगी कि जो असेसमेंट टीम है जो इस बॉम्ब थ्रेट की पूरी की पूरी उसको देखती है, वो बताएगी कि किस तरह से था। लेकिन जो ये सिलसिला चल रहा है, ये बीते दिनों से आपने कई बार देखा होगा कि हॉक्स कॉल का एक सिलसिलेवार तरीके से एक सिलसिला चल चुका है कि आप हॉक्स कॉल करा देते हैं, उसके बाद एक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो वहां पर जो भी हमारे पास सुविधाएं होती हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं और तमाम जो हमारी एजेंसियां हर बार ये प्रूव करती हैं कि उनके सिक्योरिटीज जो है वो ठीक ठाक है, दुरुस्त है। जैसा कि आपने देखा आज भी तमाम यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, क्रूज को सुरक्षित निकाला गया, किसी तरह की कोई हताहत नहीं, किसी तरह की कोई चोट होने की कोई वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं गई है। हाँ, अभी में इसकी जांच की जा रही है। थोड़ी देर में इस पे रिपोर्ट से पर्दा उठाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी एजेंसीज इसके पीछे इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस तरह की गतिविधियों में भाग लिया और जिस तरह से वो मेल करते हैं या मैसेज करवाते हैं या हॉक्स कॉल करवाते हैं, क्या इसका रिसोर्स रहा होगा, कहां से ये कॉल आई है, कहां से मैसेज आया, इसकी तमाम विस्तार से जानकारी देंगे। अभी मुकेश, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताना चाहें कि दिल्ली से वाराणसी की ये जो इंडिगो की फ्लाइट थी वो कितने बजे बोर्ड हुई थी, कितने यात्री इसमें थे और क्या अभी जिस तरीके से सुदूर इलाके में इसको लैंड किया गया है, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि परिवारजनों को उनके सुरक्षित होने का जानकारी मिल सके? भावना, इस फ्लाइट को 5 बजे टेक ऑफ होना था, दिल्ली से बनारस जाना था, 6:25 का इसका वहां अराइवल था। ऐसे में जब ये मैसेज फ्लैश हुआ कि फ्लाइट में बॉम्ब होने की खबर है, क्योंकि यात्री ऑलमोस्ट डीबोर्ड हो चुके थे, 100 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद थे, लेकिन तुरंत हरकत में आते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज ने सभी को इमरजेंसी एग्जिट गेट से इवैक्यूएट करा लिया, सभी को बाहर निकाल दिया। अभी हेल्पलाइन क्यों नहीं जारी की गई? क्योंकि ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। तमाम यात्रियों को वापस टर्मिनल में बिठा दिया गया है जब तक कि इस फ्लाइट का कोई निवारण नहीं हो
जाता है या उनको दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कोई भी पैनिक सिचुएशन करने की इसमें जरूरत नहीं है। अथॉरिटी ने उसकी सिचुएशन को ऑलरेडी अंडर कंट्रोल कर रखा है और फ्लाइट को जो है वहां से लेकर के वो बे में जा चुके हैं, जहां पर इसकी गहनता से जांच हो रही है। तो अभी एज इफ नाउ हेल्पलाइन नहीं है। हाँ, पेरेंट्स जो भी फैमिली के लोग हैं वो अपने अपने जो भी परिवारजन है उनके कॉन्टैक्ट में सीधे हैं, और ये जो मैसेज है वो ऑलरेडी फ्लैश किया गया है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। ऐसा कोई भी सस्पिशियस आर्टिकल अभी तक नहीं मिला है। देखिए, काफी टाइम हो चुका, 8 बजने जा रहे हैं, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त निकल चुका है। ऐसे में अगर कुछ होता आर्टिकल तो जरूर सामने आता। चलिए, आप नज़र बनाकर रखिए मुकेश, और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि इसमें अपडेट क्या निकलकर सामने आई है और अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आप लगातार बने रहिए नया सवेरा के साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मोदी जी जैसे ही एक बटन दबाते हैं तो बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके बैंक खातों में आ जाती है। वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसीलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों पर रुक करने का। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होगा। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी है। कद्दावर नेता ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करके सियासी समीकरणों को साधने में लगे हैं और इसी कड़ी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी आज की पहली रैली झारखंड के दुमका में होगी। दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जो जेएमएम नेता शिबू सोरेन की बहू हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। बंगाल में उनकी पहली रैली दोपहर 2:30 बजे बारासात में होगी। इसके बाद शाम 4 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम कोलकाता पहुंचेंगे, जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। फिर कोलकाता में ही रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी दौरे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा करने वाले हैं, जहां वो आखिरी और अंतिम चरण के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जानकारियां दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं 12-7 सीट जो है लोकसभा सीट से विशाल बरिस्टो। विशाल, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री हमेशा पश्चिम बंगाल आते हैं तो उससे पहले भी हमने देखा है जब बशीर हाट आए थे उससे जुड़ा ही 12-7 भी है और संदेश खाली का महिलाओं से भी उन्होंने बात की थी। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का हालांकि दबदबा रहा है, डॉक्टर काकोली मजूमदार जो है वो लगातार जीतती आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अगर जीत का संदेश क्या देंगे और कौन कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? देखिए भावना, सबसे पहले आपको और गौरव को सुप्रभात। और मैं ये बता दूं, यहाँ पर बंगाल में आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है और कल और जो रात थी मध्य रात्रि को जबरदस्त रेमल का असर था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। बारिश बिल्कुल नहीं है, इसलिए आज जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित है। आज 2 रैलियां हैं, 12-7 और जादवपुर में, जैसे कि आपने बताया दर्शकों को। और इसके अलावा शाम को कोलकाता में वो एक रोड शो भी करने वाले हैं। कोलकाता में जो ये रोड शो होगा, ये प्रधानमंत्री का इस चुनाव के अंदर ये पहला रोड शो होगा। जबरदस्त तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से भी और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है तृणमूल कांग्रेस सरकार का, ममता सरकार के खिलाफ, उसको अच्छे से वो भुनाए। पिछली बार 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, इस बार बीजेपी की नजर है उसको, उस टैली को इम्प्रूव करना। और बीजेपी का मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, अब उसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं और इसलिए सबकी निगाहें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और जिनके नाम पे बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो वोट मांग रहे हैं। विशाल, तो ऐसे में जो हमने देखा है कि लगातार जो तमाम चरण हैं उसमें हमने देखा है कि जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब की बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7वें चरण में भी दमदार वहां पर वोट प्रतिशत देखने को मिलेगा। और जो चुनावी समीकरण है वो ग्राउंड जीरो पर अब की बार क्या है? अगर हम चुनावी समीकरणों की बात करें तो राजस्थान, माफ कीजिएगा, बंगाल के अंदर जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और तृणमूल के बीच में है। हालांकि ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि वो इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी, लेकिन 1 तारीख को जो इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है उसके लिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव भी है और रेमल का असर है, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है अपना। लेकिन जो सीधी टक्कर है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। और यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो यही है, लॉ एंड ऑर्डर। आपने बात की कि पिछले 2 चरणों में, बता दूं कि 5वें चरण में 73% क्रॉस किया था बंगाल ने, 6ठे चरण के अंदर 80 से ज्यादा प्रतिशत की वोटिंग हुई थी और इस बार उससे भी ज्यादा उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी कंसर्न है बंगाल में वो ये कि यहाँ पर हिंसा बहुत होती है। 5वें चरण में भी हुई, 6ठे चरण में और भी ज्यादा हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर थी। और अब इस बार भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी ताकत लगानी होगी ताकि फ्री एंड फेयर पोल्स हो और हिंसा को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जा सके। जी विशाल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है तो वहीं बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक भी पूरी ताकत के साथ रैलियों में डटे हुए हैं। बात करें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो आज चुनाव प्रचार के लिए वो हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और नड्डा की शिमला, मंडी और हमीरपुर में जनसभा होगी। साथ ही अमित शाह उड़ीसा के चांदबाली, पनिकोइली और निमापाड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उड़ीसा की चांदबाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामंत चुनाव लड़ रहे हैं। जनसभा के दौरान अमित शाह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल के दिग्गज नेता नारद राय ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया है। नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी मंशा जाहिर की है। जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप
आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला, देखिए दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। जिसका बाप नहीं रहता है ना, तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा आज कल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की सीटों पर प्रचार कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और इसी चरण में लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है और जिसके लिए पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में भी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये संयुक्त महासभा शाम 4 बजे मोहन सराय में होगी। इसे परिवर्तन रैली नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसी के साथ 24 की चुनौती की से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही और साथ ही यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें और भी हैं। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। सत्तर साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी जी जैसे एक योजना बनाते हैं तो मुफ्त राशन आपके घर पहुंचता है। वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसीलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने सोमवार को कई राज्यों में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ छापेमारी की और इस दौरान टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में कथित रूप से शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी भारतीय युवाओं को रोजगार के झूठे वादे पर विदेश ले जा रहे थे। NIA ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वडोदरा के मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नबी आलम रे, गुरुग्राम के बलवंत कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा भारतीय युवाओं को लाओस और कंबोडिया सहित अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा था, जहां युवाओं को विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित करने के साथ ही उन्हें फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें जैसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी,
फर्जी एप्लीकेशन का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी में निवेश, हनी ट्रैपिंग आदि अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया। और अब खबर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। आज ही अदालत में विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास के लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी। इस बीच ये बताया जा रहा है कि विभव अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। और उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की। सोरेन की याचिका पर आज जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ सुनवाई करेगी। दरअसल सोरेन ने अदालत के सामने दलील दी है कि बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, ना ही उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है। ईडी ने सोरेन को 31 जनवरी को रांची में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी से पहले सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब खबर चक्रवात रेमल से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचा चुका है चक्रवात रेमल। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई है। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अत्यधिक बारिश के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की भी संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दिमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, होजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई है, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो चक्रवात रेमल हालांकि लैंडफॉल कर चुका है और उससे बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक असर पड़ा है। हालांकि इसका असर अब कम हो गया है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए असम के डिब्रूगढ़ से सुबीना रॉय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। सुबीना, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब रेमल का असर पूर्वी भारत की तरफ दिखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे भारी बारिश हो रही है। कब तक ये भारी बारिश होने की संभावना है और उससे कितना जनजीवन जो है उस पर असर हुआ है? जी भावना कि यहाँ पे जो है जैसो ये चक्रवात है रेमल, ये असम पे आ चुकी है और असम में ही नहीं बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल में भी आ चुकी है ये बारिश। और इसका जो बारिश का जो विंड का स्पीड है जो 165 किलोमीटर पर आवर थी जब ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ, और लेकिन उसका विंड का जो एनर्जी है वो काफ़ी कम हो चुका है जब तक कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए हैं। तो जैसे कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से होकर ये साउथ असम के तरफ आया है, कछार, हैलाकांदी और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में असम सरकार ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है, जैसे कि चिरांग, ग्वालपारा, बक्सा, धीमा हसाव, कछार, हैलाकांदी, करीमगंज। और उसके जो आगे वाले क्षेत्र है जो कि सेंट्रल असम में ऑरेंज अलर्ट इशू किया है, जैसे कि धुबरी, साउथ सालमारा, बोंगाईगांव हो गया, बजाली, तुमुलपुर, बोरपेटा, नौलबारी, मोरी गांव में। और त्रिपुरा में भी जो कि साउथ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर आप बात कहें तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो चुकी है। मंडे को भी काफ़ी बारिश हुई है और आज भी बारिश होने की हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके मध्य 11 फ्लाइट्स जो है कैंसिल की गई है और रेलवेज ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवेज है उन्होंने अराउंड 42 ट्रेन्स कैंसिल किया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। अगर आप प्रिपेयर्डनेस की बात कहें तो यहाँ की जो सरकार है काफ़ी प्रिपेयर्ड है कि कोई भी इवेंचुअल कैजुअलिटी या इवेंचुअलिटीज आता है
जैसे कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जैसे 112 1070 1077 ये जो है हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और 25 मई को एक हाई लेवल मीटिंग रखा गया था डिस्ट्रिक्ट जो ASDMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने एक मीटिंग किया। और जो भी तमाम जो डिपार्टमेंट्स है उनका क्या प्रिपेयर्डनेस है इस चक्रवात रिमाल को लेके, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का है कि जो भी फ्लड गेट्स है उनको खुला रखा जाए, मतलब रेगुलेशन हो ताकि जो फ्लड वाटर है वो इजीली पास हो सके और जो है फ्लडिंग ना हो। और जो लो लाइंग एरिया से, ताकि अगर कोई फ्लडिंग होता है तो वहां से इवैक्यूएशन के लिए NDRF और SDRF टीम को तैनात रखा गया है। डिब्रूगढ़ में भी NDRF जो टीम है तैनात है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सट्रीम हैवी रेन होने की जो संभावना है उसके कारण अगर कोई भी लो लाइंग एरिया में अगर फ्लडिंग होता है तो ये जो टीम्स है ये अपनी बोट्स को लेके इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए, ताकि लोगों को जो है लो लाइंग एरिया से सेफर एरियाज में शिफ्ट किया जा सके। सिमिलरली जो है रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है कि रिलीफ मैनेजमेंट कैंप मैनेजमेंट एक बिठाया गया है जो कि रिलीफ कैंप्स बनाएंगे अगर इनकेस कोई भी ज्यादा फ्लडिंग होता है भारी वर्षा के कारण। उसके बाद जो है लैंडस्लाइड आसाम में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, अगर आप कहें अरुणाचल प्रदेश या जो असम के हाफलोंग काचार एरिया में जो है ये काफी जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो लैंडस्लाइड अगर इनकेस कुछ भी लैंडस्लाइड होता है वर्षा के कारण तो उसके लिए भी प्रॉपर इंतजाम किया गया है ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस इजीली स्मूथली हो जाए। बिल्कुल सुबीना, साफ तौर पर ये हमने देखा क्योंकि जब मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान जता दिया था, उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की और NDMA जो हमेशा से हमने देखा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुआ था और इस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की, त्वरित एक्शन भी लिया और जिससे जो जानमाल का नुकसान है वो कम से कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी पहल के रूप में इसे देखा गया। और जो तूफान था रेमल, उस पर जिस तरह से अभी हमने देखा है कि जो उसके बाद से मौसम ने जो करवट बदली है, लेकिन उसके बीच जो तमाम तैयारियां थी वो अपने आप में बहुत कारगर साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां चक्रवात रेमल ने तबाही मचाई, वहीं भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य, साथ ही पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना भी व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने साथ ही कहा कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। तो एक राहत भरी खबर तो सामने आई है, लेकिन आपको दिखाएंगे कि गर्मी का कहर क्या कुछ कह रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं
जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे चक्रवात रेमेल से तबाही मची हुई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर भी दी है कि जल्द ही मॉनसून आने वाला है। उसके साथ ही गर्मी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी तेज गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है। उत्तरी दिल्ली के मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म जगह बना रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में भी लू की स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने के साथ लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। और दिल्ली से हमारे साथ सिद्धार्थ भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ का ही रुख करते हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ गर्मी का जो सितम है उसमें मौसम विभाग की तरफ से अभी तक क्या कुछ जो एडवाइजरी है वो जारी की गई और साफ तौर पर आने वाले समय में कैसा रहने वाला है मौसम? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे आपको कि इस बार सूर्य देव की तपिश ने लोगों को जला रखा है। और तापमान अगर मैं बात करूं दिल्ली में तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तापमान करीबन 49.78 के बीच है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों की अगर मैं बात करूं तो तापमान जो है 49.67 के करीब है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस के बहुत करीब है। उसमें हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहीं मध्य प्रदेश में तो इतनी गर्मी है कि वहाँ पूड़ियाँ तलती हुई दिखी गई हैं और राजस्थान में जो है पापड़ तलते हुए भी दिखाए गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये समय आ चुका है कि पर्यावरण की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, अभी तो ये झेलने लायक गर्मी थोड़ी बहुत है भी, लेकिन आगे चलकर बहुत दिक्कत होने वाली है अगर हम पेड़ ज़्यादा नहीं लगाएंगे, पौधे नहीं लगाएंगे और पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वहीं अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इस गर्मी को झेलना ही पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाकर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन ये तो इंद्रदेव ही बता पाएंगे कि बारिश कब होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल लू के बहुत आसार हैं और उनकी तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसमें यह भी कहा गया है कि इस कड़ी धूप से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पिएं। जो वैज्ञानिकों की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है उसमें यह भी बोला गया है कि लाइट कपड़े पहने और अनावश्यक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, घर के अंदर ही रहें। और घर के अंदर भी अगर आप हैं तो वहां का वातावरण ठंडा रखने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल किया जाए। अनावश्यक, जैसे कि मैंने कहा, कि बाहर बिल्कुल ना निकलें क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव के केसेस आ रहे हैं। जब गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हीट स्ट्रोक के खतरे भी बहुत हॉस्पिटल में सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके की एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी है। और वहीं बात करें अगर मॉनसून की तो 1 जून की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 जून के आसपास मॉनसून पूरी तरीके से जो है आ जाएगा। और ये एक अच्छी खबर भी है। अगर मैं फसलों की बात करूं तो ये खरीफ क्रॉप का जो है सीजन है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो आदेश जारी हुए हैं मौसम विभाग की तरफ से वो ये हैं कि ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लाइट कपड़े पहने, अनावश्यक बिल्कुल बाहर ना निकले और पर्यावरण की तरफ ध्यान जरूर दें क्योंकि यही समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए। जी सिद्धार्थ, तो मई का महीने में गर्मी का जितना सितम सहने को मिला है, उम्मीद की जा रही है कि जून का महीने में मॉनसून दस्तक देगा और सभी को इस गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती है। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है।
वीर सावरकर की जयंती पर अभिनेता रणदीप हुड्डा पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की कहानी का अध्ययन करने और उसे पर्दे पर दर्शाने के दौरान मेरी इसमें भागीदारी बहुत बढ़ गई। आज हम यहाँ सेल्युलर जेल आए हैं, जहाँ विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी। जितने भी सशक्त क्रांति वाले लोग होते थे, उन्हें अंग्रेज देश से दूर एकांत में रखते थे, और यह वही जगह है। सावरकर जी का एक किरदार, क्योंकि ना ही सिर्फ इसमें मैं एक एक्टर था, एक डायरेक्टर और राइटर भी था, को राइटर उत्कर्ष नैतनी वॉज माई को राइटर इन इट। तो हमने जब इसको लिखा, समझा, हमने उनको समझने की कोशिश की, और जो भी उनके पॉइंट्स थे, जैसे बेल पिटिशन हुई, काला पानी हुआ, गांधी हत्या में जो उनका नाम आया था, हिंदुत्व, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की। और मैंने सिर्फ सवाल रखा है, मैंने कोई पक्ष नहीं लिया है, सवाल रखा है कि आप इसको देखिए और आप खुद सोचिए कि वो वीर थे, उनका बलिदान वर्थ इट था या कि नहीं। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। किसान के खाते में सीधे 6,000, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। संध्या, क्या है अखबारों में आज खास? जी गौरव, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की खबर के साथ, जिसे आज लगभग सभी अखबारों ने स्थान दिया है। नवभारत टाइम्स अखबार ने भी इसे प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और लिखा है प्रधानमंत्री की बात को कोट करते हुए कि जो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में बंद करो, आज वही लोग चिल्ला रहे हैं। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में उल्लेख किया, उस खबर को आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों के परिजनों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ये उन्होंने स्पष्ट करते हुए बात कही और इसे आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने ये चेतावनी के साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसने आतंकी ढांचे को समाप्त करने का काम किया है। इसके अलावा अर्थ जागरण पेज की अगर हम बात करें, जिसे दैनिक
जागरण अखबार ने अपने पेज पर स्थान दिया है। उसने बताया है कि सेवा निर्यात में हर सेक्टर की बढ़ रही है हिस्सेदारी, यानी कि ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है। लिखा है कि ट्रेवल, फाइनेंशियल सर्विसेज, मनोरंजन, रिपेयर जैसी सेवाओं के निर्यात में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक भारत का सर्विस निर्यात जो है वो बढ़कर 800 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर। इसके अलावा कल के हम शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो कल सूचकांक 76,000 अंक के स्तर को छूने के बाद 20 अंक टूटने के साथ बंद हुआ, यानी कि कल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। ये भी आज अखबारों में प्रमुखता के साथ है। हरिभूमि अखबार की बात करें तो आज इस अखबार ने लिखा है कि दिल्ली में इस सीजन का सबसे अधिक पारा, यानी कि झुलसा देने वाली जो राजधानी की गर्मी है उसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की बात भी कही है और आज भी ये तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कल की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक। और चलते चलते बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जो कि आपको चेताती भी है और एहतियात बरतने की बात भी करती है। दरअसल वजन घटाने वाली दवाओं से पेट के लकवे का खतरा भी बढ़ रहा है। तो आप यदि वजन घटाने के लिए किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो ना कीजिए। आप प्राकृतिक रूप से अपने वजन घटाने का काम कीजिए। ये अखबार में छपी एक रिपोर्ट के माध्यम से ये खबर है और आपको भी ये जागरूक करने की ओर इशारा करती है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खबरें। जी संध्या, तो अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। बांग्लादेश के तटों पर भीषण चक्रवात रेमल के चलते अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा और तूफान से सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तूफान से तकरीबन 37 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 33,000 से ज्यादा घर ढह गए हैं और 1,15,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कल एक वीडियो फुटेज जारी किया। इस वीडियो में उत्तर कोरिया के सैटेलाइट लॉन्च को दिखाया गया है, जो कि विफल रहा। दरअसल इस 1 मिनट के वीडियो में रॉकेट में हुए ब्लास्ट को साफ देखा जा सकता है। पापुआ न्यू गिनी राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले शुक्रवार को देश के उत्तरी हिस्से के एक दूर दराज के गांव में हुए भूस्खलन में 2000 से ज्यादा लोग दब गए हैं। साथ ही इमारतें और खाद्य उद्यानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही देश की आर्थिक जीवन रेखा पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। ईवी टेक कंपनी जिप इलेक्ट्रिक ने $15 मिलियन का निवेश जुटाया है। इसकी मदद से कंपनी अपनी फ्लीट को 21,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। इसके साथ ही कंपनी अपने ऑपरेशन का विस्तार 2026 तक 15 शहरों में करेगी। अमेरिका की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बताया है कि इस साल आरबीआई ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया है, जो भारत की जीडीपी का तकरीबन 0.6% हिस्सा बनता है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में करीब 3% चढ़कर 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह BSE पर 3% बढ़कर 1,457 रुपए तक पहुंच गया है। घाना ने अपनी दूरसंचार क्षमता बढ़ाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिलायंस जियो की एक अनुषंगी टेक महिंद्रा और अन्य विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। एलन मस्क की AI कंपनी XAI की ओर से भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास और रिसर्च के लिए $6 अरब की पूंजी जुटाई गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 250 रुपए प्रति शेयर के ट्रेडिंग मूल्य से नीचे के सभी शेयरों के लिए 1 पैसा टिक साइज शुरू करने का फैसला लिया है और ये नियम 10 जून से लागू होगा। कारोबार जगत के बाद अब खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में।
लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। राफेल नडाल को अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सीधे सेटों में 6-3, 7-6 और 6-3 से मात दी। वेस्ट इंडीज की टीम को अगले महीने शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले जोरदार झटका लगा है। टीम के दिग्गज ऑलराउंडर जेसन होल्डर चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। आईपीएल के इस सीजन में छाए आरसीबी के विराट कोहली। विराट ने 15 मैचों में 741 रन बनाए, दूसरी बार ऑरेंज कैप पर जमाए कब्जा। वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल ने पर्पल कैप को किया अपने नाम। 14 मैचों में झटके 24 विकेट। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नोस्ट्रम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम कर लिया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 28 मई को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। वेब सीरीज पंचायत 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और आज ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर पंचायत 3 स्ट्रीम होंगे। अभिनेता पवन कल्याण अपनी आने वाली फिल्म ओजी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है। एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म सावी में हाउसवाइफ के रोल में नजर आने वाली है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वेब सीरीज इलीगल का तीसरा सीजन 29 मई को जियो सिनेमा पर प्रीमियर होगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुल्लक 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। शो 7 जून को सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। नया सवेरा में आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम की बात करें तो पश्चिम राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर 30 मई को उष्ण लहर के रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 31 मई या 1 जून को मानसून केरल में दाखिल हो सकता है। केरल में प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। केरल पहुंचने के बाद अगले 8 से 10 दिन में मानसून मुंबई पहुंच सकता है, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचने में मानसून को अभी समय लगेगा। और आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले भावना
जी हाँ, जाने से पहले आपको दिखाते हैं फ्लोरिडा में हुई रोमांचक बोट रेस की कुछ आकर्षक झलकियां। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, गौरव और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। नमस्कार। नमस्कार।